हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड टॉपिक है और रोग से रिलेटेड, जो मानव रोग होते हैं उनसे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। आपके जो सुपर टेट होना है उसमें ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रोग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में जो रीट का एग्ज़ाम्स हुआ है वहाँ पे आपसे रोग से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपसे जो है रोग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो आज का वीडियो है ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है अपने आप में। रोग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाती हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। आपको इससे बाहर चीज़ें ढूंढने की, देखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें, सारे फैक्ट जानेंगे आप आज के वीडियो में। बस वीडियो में बिल्कुल भी 1 सेकंड का भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आई होप कि आपने ये चीज़ें पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैंने एकदम परफेक्ट पीडीएफ बनाई हुई है। जो चीज़ें मुझे ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना था वो मैंने लिख ही दिया है पीडीएफ में, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है कम रह गया है और कम टाइम है तो चीज़ें आप तक आसानी से पहुँचे, इसलिए मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, ठीक है। तो रोग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में एकदम कंप्लीट हो जाएंगी। आपको इससे बाहर 2, 3 या 10, 12 वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें अब तक एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, पिछले एग्ज़ाम्स में जो अभी तक हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ली हैं। और भी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं रोग से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन है उसमें से जो क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बना दी है। सारे 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में बना दिए हैं, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, ठीक है। लेकिन चीज़ें भी आपको क्लियर करवाना ज़रूरी है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें। ये बिल्कुल ना सोचें कि जल्दी से बस वीडियो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। सोचिए रीट एग्ज़ाम्स में आपके यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से। तो सोचिए अगर ऐसा कुछ सुपर टेट में हुआ, ठीक है, तो आपका एक ही वीडियो से कितने नंबर कवर हो सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। एक एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बना है, क्योंकि 4-5 दिन से इस वीडियो की तैयारी कर रही हूँ मैं। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इस वीडियो में। तो ये टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आई होप कि जो चीज़ें आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वो आपने पहले शायद ही कभी पढ़ी हो, या आपको वो चीज़ें पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं होना, एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपका ये टॉपिक एक ही वीडियो से बिल्कुल कंप्लीट होगा। और फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में कहीं पर भी आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो ठीक है। तो आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहें एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे रोग जो होते हैं, कौन सा रोग किसके द्वारा जनित है। सबसे पहले हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंपल पूरे रोग के टॉपिक में अगर सबसे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ है तो वो यही है कि आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन देते हैं कि इनमें से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है, या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, या इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। और ये पूरे रोग टॉपिक में सबसे ज़्यादा सिंपल जो है यही क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग देख लेते हैं, उसके बाद विषाणु जनित, और फिर प्रोटोजोआ जनित जो है सारे रोगों के नाम आप देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये चीज़ें भी सिंपल है लेकिन आती ज़रूर है, पूछा ज़रूर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित, क्योंकि इनसे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीवाणु जनित रोग की ट्रिक क्या है आप देखें। और देखिए, ट्रिक जो होती है ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें जो है उस ट्रिक से ही बन जाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे भी याद रखनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक जीवाणु जनित रोग की, जो कि पंडित का टिक न्यू है, ठीक है। पंडित का टिक न्यू है, ये ट्रिक है। तो यहाँ से पा से बन गया प्लेग, फिर डा से हो गया डिप्थीरिया, और फिर हो गया तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस और कुकुर, ठीक है। खांसी, कुकुर खांसी है ये, ठीक है।
और कुष्ठ रोग। यहाँ से देखें जो ये का है, इस का से कुकुर खांसी और कुष्ठ रोग दोनों बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए और लगा दिया है मैंने बीच में। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुकुर खांसी और कुष्ठ रोग और निमोनिया और हैज़ा, ये इतने सारे रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग हैं। और यहाँ पर आपका जो है पंडित का टिक न्यू है, इससे ये सारे जो हैं आपके आप याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम विषाणु जनित रोग हैं, और इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जीवाणु जनित रोग जो है बस इतने ही हैं, ठीक है। ये जो है आप इसको बस देख सकते हैं। पा से हो गया प्लेग, डा से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया तपेदिक। तपेदिक मतलब टीबी, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, ठीक है। तो ये हो गया तपेदिक। और फिर का जो है इससे हो गया काली खांसी, फिर टा से हो गया टिटनेस, और ये जो का है इससे दो बन सकते हैं, ठीक है। एक कुकुर खांसी, दूसरा कुष्ठ रोग। कुकुर खांसी और कुष्ठ रोग दोनों जो है जीवाणु जनित है। फिर हो गया न्यू मतलब न्यूमोनिया, ठीक है। और है से हो गया हैज़ा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जीवाणु जनित रोग हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये पूछा भी ज़रूर जाता है। मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है जीवाणु जनित रोग के बारे में, कौन से हैं और मतलब नाम पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं वायरस जनित रोग की ट्रिक, यानी वायरस जनित रोग जो है वो कौन कौन से हैं। देखिए रेखा जो है, रेखा 6 इंच की टोपी महंगी है, जा ऐड कर 2 बूंद जिंदगी के, ठीक है। रेखा 6 इंच की टोपी महंगी है, जा ऐड कर 2 बूंद जिंदगी के। 2 बूंद जिंदगी के सभी को पता है किसके लिए ये स्लोगन बोला जाता है, पोलियो के लिए, ठीक है। तो इससे तो बन गया पोलियो, आपको पता होना चाहिए कि पोलियो जो है वो वायरस जनित रोग है, ठीक है। और अभी भारत को जो है WHO ने 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। और 2 बूंद जिंदगी यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक में, तो इससे समझ लीजिए आप पोलियो की बात भी हो रही है, यानी पोलियो जो है वो वायरस जनित है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेखा 6 इंच की टोपी महंगी है, जा ऐड कर, ठीक है। रेखा मतलब रेबीज, खा से खसरा, फिर छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, कोविड, ठीक है। कोविड भी वायरस जनित है। फिर है ट्रैकोमा, पीलिया, मोनिंजाइटिस, हर्पीस, गलसुआ, यानी गलसुआ मतलब जो गले में हो जाता है वो टॉन्सिल भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। जापानी इन्फ्लाइटिस, एड्स भी वायरस जनित है, ठीक है। HIV से होता है। डेंगू, रूबेला, मिडल्स और जीका आदि, ये सभी चीज़ें जो है, जीका भी एक वायरस है और जीका जो है उसी वायरस के नाम पर जो है जीका रोग है। जीका जो है ये वायरस का नाम है और इसी वायरस के नाम पर उस रोग का नाम भी है जीका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, सारे जो नाम हैं ये सभी वायरस जनित रोग हैं और इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ या परजीवी। प्रोटोजोआ को परजीवी कहते हैं और इससे जनित जो रोग हैं उनकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। आई थिंक ये ट्रिक सभी ने पढ़ी होगी, पापा काम पे सोते हैं। पापा मतलब पायरिया, ठीक है। फिर है काला जार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, डायरिया, ये सभी चीज़ें जो है ये प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग हैं और इतने ही आप याद कर लें, इसी से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीज़ें और एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे निद्रा रोग है, अभी आपने ऊपर पढ़ा मलेरिया, डेंगू, तो ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जो मलेरिया रोग है उसका वाहक क्या है। तो मलेरिया रोग का जो वाहक है वो है मादा एनीफिलीज, और जो काला जार अभी आपने पढ़ा ये जो प्रोटोजोआ से जो रिलेटेड है काला जार, इसका जो वाहक है वो है बालू मक्खी। बालू मक्खी होती है वो इसका वाहक है, मतलब उससे जो है ये काला जार जो बीमारी है वो फैलती है। फिर निद्रा रोग, ठीक है। निद्रा रोग जैसे नींद ना आने की जो बीमारी होती है वो सीसी मक्खी के द्वारा फैलती है, सीसी मक्खी, ठीक है। TSE, ठीक है। फिर TSE लिखेंगे ऐसे, TSE यानी CC इसको बोलते हैं। सीसी मक्खी जो है उससे जो है ये निद्रा रोग होता है, यानी निद्रा रोग की जो वाहक है वो सीसी मक्खी है। और डेंगू का जो वाहक है वो है मादा एडीज एजिप्टाई, ये जो वायरस का नाम है एजिप्टाई, और मादा एडीज मच्छर से ये होता है कौन सा, डेंगू। तो ये सारी चीज़ें भी आप जान लीजिए। फिलहाल मैंने सब कुछ नीचे क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ है ताकि आपको जो है नोट करने में बहुत आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें तो आपने जान ली, जीवाणु जनित, विषाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित कौन से रोग होते हैं ये आपने देखा। अब देखते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट अपना जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर।
जिससे चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। रोग के नाम हम सभी को पता भी होंगे, जिसको नहीं पता होगा वो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, और इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बस ध्यान से वीडियो को देखना है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पिछले किसी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो डिप्थीरिया रोग जो है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से श्वसन तंत्र होता है, यानी सांस लेने में जो है प्रॉब्लम होती है डिप्थीरिया में, और इसमें फेफड़े जो है और यानी कि श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, और ये जीवाणु जनित रोग है। अभी आपने ऊपर पंडित का टिक न्यू है, तो पंडित में जो डा आया मतलब डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये जीवाणु जनित रोग है, और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है टिटनेस, ठीक है, किस जीवाणु के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, टिटनेस जो है किस जीवाणु के कारण होता है। तो आपके जीवाणु और वायरस के नाम भी पता होना चाहिए कि टिटनेस जो है वो कौन से वायरस से होता है। तो एक तो आपके आसानी के लिए ये हो सकता है कि ऑप्शन में अगर किसी भी नाम में टिटैनी लिखा है तो समझ जाइए वही होगा। अगर मान लीजिए कोई दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिनमें टिटैनी लिखा है तो एक गलत होगा, एक सही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा नाम याद करना पड़ेगा। तो पूरा नाम है इसका क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, यानी टिटनेस रोग जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। और इस रोग को जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं। टिटनेस जो रोग है इसको जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं, क्योंकि जिसको टिटनेस होता है, जिसको टिटनेस की बीमारी होती है, ये जो है लोहे के कटने से हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसको जबड़ा बंद रोग कहते हैं, क्योंकि इसमें जबड़ा बंद हो जाता है जब किसी को टिटनेस होता है। और इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, क्योंकि शरीर जो है बिल्कुल धनुष के जैसा फिर हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों की अलग अलग दशाएं हो सकती। किसी का जबड़ा बंद हो जाता है, तो कोई झुक सा जाता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है पीछे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो झुक सा जाता है, तो इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं और इसको जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं। किसको, टिटनेस को। तो ये आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि जबड़ाबंद रोग जो है किसको कहते हैं। जैसे पूछा जाए आपसे हड्डी तोड़ जो है किसको कहते हैं, हड्डी तोड़ रोग जो है वो किस और रोग को कहते हैं, वो चिकनगुनिया को कहते हैं, ठीक है, जो कि डेंगू के परिवार का माना जाता है चिकनगुनिया भी, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है टिटनेस, ये आपको याद रखना। और इस रोग को जबड़ाबंद रोग या धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, तो याद रखें आप। नेक्स्ट है हमारा कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है, यानी कुष्ठ रोग जो है इसके जीवाणु का नाम पूछा गया है, वो है लेप्री जीवाणु, ठीक है। लेप्री जीवाणु से जो है कुष्ठ रोग होता है, और इस रोग को हैंसन भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हैंसन जो है किस रोग का दूसरा नाम है, या किस रोग को हैंसन कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे तो आपको पता होना चाहिए। हैंसन जो है वो कुष्ठ रोग को कहते हैं। देखिए, जो चीज़ें आप आज के वीडियो में पढ़ेंगे रोग से रिलेटेड, आपने मोस्टली चीज़ें वीडियो देखे होंगे रोग से रिलेटेड, पर इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से चीज़ें आप वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये गारंटी है। अगर आपने आज का कंप्लीट वीडियो देख लिया ना, बिल्कुल आपको एक ही वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आपको एक ही वीडियो देखना पड़ेगा और आपका रोग से रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएंगी, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। बस एंड तक जो है बस बने रहें, ठीक है। तो हैंसन कहते हैं कुष्ठ रोग को, ठीक है, कुष्ठ रोग को हैंसन भी कहते हैं, और ये लेप्री नामक जीवाणु से होता है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है लेप्रेसी है। यानी जो कुष्ठ रोग होता है इसको इंग्लिश में या इसके वैज्ञानिक भाषा में इसको लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी क्यों कहते हैं लेप्रोसी, क्योंकि ये लेप्री नामक जीवाणु से होता है, इसलिए इसको लेप्रोसी कहते हैं कुष्ठ रोग को, और इसको हैंसन भी कहते हैं। तो इसको जो है आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, मरासमस और क्वासियोर का संबंध किससे है। यह प्रोटीन से, बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मेरास्मस रोग जो होता है और क्वासियोर जो होता है उसका संबंध प्रोटीन से है, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दें आप कि विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं। हो सकता है आपको विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम पता हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो और चीज़ें, जैसे रिकेट्स जो होता है तो बच्चों में होता है, तो बड़ों में क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे।
तो विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं? तो कैल्सीफेरोल कहते हैं। और इसकी कमी से यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सभी ने पढ़ा होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, लेकिन रिकेट्स जो है वो किस में होता है? वो बच्चों में होता है। तो बड़ों में क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है तो विटामिन डी की कमी से बड़ों में क्या हो सकता है, कौन सा रोग होता है, वो किस नाम से जाना जाता है वो रोग। ठीक है, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में जो रोग होता है रिकेट्स जैसा ही, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मतलब हड्डी। ठीक है, ऑस्टो कहते हैं हड्डी को। ठीक है, अस्थि को बोलते हैं, अस्थि को। उसी से रिलेटेड जो है ये रोग है। बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कौन सा रोग होता है? यानी जब शरीर में, मानव शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगे तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको हो जाता है कैंसर। ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही कैंसर कहते हैं। ठीक है, कैंसर और कुछ भी नहीं है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन जो है उसको कैंसर कहते हैं। और ये जो है किसी वायरस या जीवाणु से नहीं होता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे कभी भ्रम में आपको जो है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैंसर जो है इनमें से किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ढूंढेंगे कि जीवाणु जनित होगा या वायरस जनित होगा कुछ। तो आप जान लें कि कैंसर जो है ना तो जीवाणु जनित है, ना वायरस जनित है, ना प्रोटोजोआ जनित है। ठीक है, ये जो है अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होने लगता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, तो उसको ही कैंसर कहते हैं। ये किसी वायरस या किसी विषाणु, किसी प्रोटोजोआ, किसी जीवाणु से नहीं होता और ये जो है अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो 4 फरवरी को मनाते हैं। और 2021 की थीम क्या है? यानी कैंसर की जो 2021 की थीम है वो है, थीम क्या है? मैं हूँ, मैं रहूँगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये 2021 का, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड भी है। तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को और इसकी 2021 की जो थीम है वो है मैं हूँ और मैं रहूँगा। ठीक है, मैं हूँ, मैं रहूँगा, ये 2021 की थीम है इसकी। नेक्स्ट है, मलेरिया का वाहक कौन है? एक होता है देखें कारक, एक होता है वाहक। तो मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया का वाहक है मादा एनीफिलीज। ठीक है, और डेंगू रोग का वाहक कौन है? वो है मादा एडीज मच्छर। और इसका जो वायरस है वो कौन सा? इजिप्टाई वायरस है इसका, यानी इजिप्टाई जो है ये कारक है और वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर। ठीक है, तो ये हो गया डेंगू रोग का वाहक, जो कि मलेरिया और डेंगू दोनों के वाहक जो है उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। एडीज़ और एनाफिलीज़ में जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए। एनाफिलीज़ जो है वो मलेरिया का वाहक है और जो एडीज़ है, मादा एडीज़ जो मच्छर है वो डेंगू का जो है वाहक है। और ये जो है दिन में काटता है ये मच्छर और बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ये नहीं उड़ पाता है ज़मीन से, तो ये ध्यान रखें। ये है मादा एडीज मच्छर जिससे जो है डेंगू होता है और इसका डेंगू का जो वायरस है वो कौन सा है? वो है इजिप्टाई। ठीक है, तो याद ध्यान रखें, इसको इजिप्टाई है ये। नेक्स्ट है जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित था, बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना गया, ट्रेंड में था, जो कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि जिनको भी कोविड हुआ या कोविड पॉजिटिव हुए जो लोग, उसके बाद ब्लैक फंगस के केस सामने आए। तो ब्लैक फंगस को और किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, तो आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो चीज़ें अभी हाल ही में हुई है या ट्रेंड में रही है तो वो चीज़ें आपसे जो है पूछी जा सकती हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। आप ब्लैक फंगस जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस के नाम से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दो जो है वैक्सीन आई हुई हैं। तो कोवैक्सीन जो है किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? तो कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। तो जो है यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो कोवैक्सीन है वो हैदराबाद में बनी है। ठीक है, और किस कंपनी के द्वारा बनी है? वो भारत बायोटेक के द्वारा बनी है, जो कि हैदराबाद में है कोवैक्सीन। और कोविशील्ड जो है उसकी निर्माता कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करें, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर करें। ठीक है, तो जो कोवैक्सीन है वो किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि हैदराबाद में
भारत बायोटेक है उसके द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई है। और कोविशील्ड जो बनाई गई है यानी कोविशील्ड की निर्माता कंपनी कौन सी है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कोविशील्ड जो है इसकी निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये जो है पुणे में है। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है विश्व में कोविड की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, विश्व में कोविड-19 की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन कौन सी है, वो है स्पुतनिक वी जो कि रूस ने बनाई थी, ठीक है। ये सभी को पता होगा बट जो है क्वेश्चन करंट का है इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विश्व में कोविड-19 की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन कौन सी है, वो है स्पुतनिक वी जो कि रूस ने बनाई थी। नेक्स्ट है माइक्रोसेफेली रोग जो है वो होता है, किससे होता है, ठीक है। माइक्रोसेफेली रोग जो है वो किससे होता है, ये जीका वायरस से होता है। इसमें बच्चों का सिर या मस्तिष्क छोटा होता है। अभी आपने जैसे कि ऊपर पढ़ा जीका जो वायरस है विषाणु जनित रोग है ये जीका, और वो जीका वायरस से क्या होता है, इस जीका वायरस से जो रोग होता है उस रोग का नाम है माइक्रोसेफेली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है माइक्रोसेफेली ना लिखकर वो जीका ही लिख देते हैं, जीका रोग लिख देते हैं, जबकि जीका जो है उसका मतलब जीका जो है वो वायरस का नाम है और उस नाम से रोग को भी कभी कभी कह देते हैं रोग, बट रोग का जो रियल नाम है वो है माइक्रोसेफेली, ठीक है। माइक्रोसेफेली ये रोग है और ये जीका वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का सिर या मस्तिष्क छोटा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माइक्रोसेफेली, ठीक है, क्योंकि रोग से रिलेटेड आपसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे बारीकी से बिल्कुल आपकी सारी चीज़ें इसमें ले ली गई हैं। कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा अगर ये वीडियो आपने बिल्कुल कंप्लीट देखा है, ठीक है। तो जीका वायरस से होता है माइक्रोसेफेली रोग, या ऐसे भी पूछ सकते हैं माइक्रोसेफेली रोग का जो है वायरस जो है उसका क्या नाम है, तो वो जीका वायरस है, ठीक है। और इसमें इसका लक्षण क्या है, बच्चों का सिर या मस्तिष्क छोटा होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस का संबंध किससे है, तो हेपेटाइटिस जो है वो पीलिया को कहते हैं हेपेटाइटिस, और इसका संबंध किससे है, लीवर से है, ठीक है। तो पीलिया जो है मतलब पीलिया जो है या हेपेटाइटिस जो है वो लीवर से उसका संबंध है, यानी यकृत से उसका संबंध है। तो हेपेटाइटिस का संबंध किससे है, तो लीवर से है, और हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, चेचक किस वायरस से होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चेचक किस वायरस से होता है, अभी तक आपने चेचक के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी पर वायरस का नाम नहीं पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले, उनमें कई बार वायरस के नाम पूछे गए हैं या जीवाणु जो है उसका नाम पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये। चेचक किस वायरस से होता है, ये वेरियोला वायरस से होता है, यानी चेचक का जो वायरस है उसका नाम है वेरियोला, ठीक है। चेचक किस वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से होता है। नेक्स्ट है विडोल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, यानी कौन से रोग में जो टेस्ट होता है उसका नाम विडोल है, विडोल, ठीक है, विडोल। तो विडोल टेस्ट जो है वो किस रोग का होता है, मतलब कौन से रोग की जांच के लिए विडोल टेस्ट होता है, वो होता है टाइफाइड के लिए। टाइफाइड जो है इसकी जो जांच होती है उसको विडोल बोलते हैं, और ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो टाइफाइड है वो किस अंग को प्रभावित करता है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो टाइफाइड जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, वो छोटी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है, और इसके टेस्ट का नाम क्या है, विडोल इसके टेस्ट का नाम है। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका किन रोगों के लिए लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। डीपीटी का टीका जो है डी से देखें डिप्थीरिया, पी से है पर्टुसिस। पर्टुसिस किसको बोलते हैं, जो काली खांसी होती है उसको पर्टुसिस बोलते हैं, और टी से हो गया टिटनेस, यानी डीपीटी का टीका जो है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगता है, ये आप ध्यान रखें। तो अगर ऑप्शन में पर्टुसिस ना देकर काली खांसी लिखा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पर्टुसिस काली खांसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो डीपीटी का टीका किन रोगों के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी पर्टुसिस मतलब काली खांसी, ठीक है, और फिर टिटनेस, यानी 3 रोगों के लिए जो है लगाया जाता है डीपीटी का टीका, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है टीबी का टीका कौन सा है, टीबी के टीके को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो है बीसीजी। टीबी का टीका है ये, बीसीजी का जो बीसीजी वैक्सीन होती है टीका, ये टीबी के लिए लगाया जाता है, यानी तपेदिक के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटेग्यूरिन, ये मैंने शायद पहले भी कभी बताया है किसी वीडियो में। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटेग्यूरिन, ठीक है।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है। ये प्लेग को कहा जाता है, जो कि बहुत पहले महामारी फैली थी प्लेग, जिससे मतलब वो भी उसको भी महामारी कहा गया था प्लेग को, कि उसमें एक एक दिन में मतलब पूरे पूरे जो मोहल्ले होते थे ख़त्म हो जाते थे। इतनी ख़तरनाक बीमारी थी, लोग जो है वो मोहल्ले छोड़कर जाने लगे थे। इतनी बुरी जो है कंडीशन हो गई थी प्लेग में। और ये कोरोना से भी कई गुना भयंकर था ये प्लेग जो है, ये महामारी थी ये भी। और इसको जो है काली मौत कहा गया। ठीक है, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है। ये प्लेग को कहा जाता है। और इसका वाहक कौन है, चूहा है। और कारक कौन है, देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो कारक होता है और एक वाहक होता है। तो प्लेग रोग का वाहक कौन था, जो प्लेग रोग था उसका वाहक चूहा, और इसका कारक कौन है, वो है पास्चुरा पेस्टिज। पास्चुरेला पेस्टिज जो है ये इसका वाहक है, किसका, प्लेग का। प्लेग रोग का वाहक चूहा है और कारक जो है वो पास्चुरेला पेस्टिज है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, किस रोग को शाही रोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, किस रोग को शाही रोग के नाम से जाना जाता है। तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं शाही रोग, क्योंकि ये सबसे पहली बार ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। ठीक है, तो किस रोग को शाही रोग कहते हैं, हीमोफीलिया को कहते हैं। और हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी अगर कहीं पे कट जाता है, रक्त बह रहा है, ब्लड बह रहा है, तो वो रुकता नहीं है, उसमें उसका थक्का नहीं जमता है, तो वो किस में होता है, हीमोफीलिया में होता है। उसको शाही रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाही रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। किसको कहते हैं, हीमोफीलिया को। और इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग में जो मलेरिया होता है, यानी मादा एनीफिलीज जो वाहक है जिसका मलेरिया का, तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, उससे आरबीसी या प्लीहा जो है वो प्रभावित होता है, यानी प्लीहा या आरबीसी। ठीक है, ये प्रभावित होता है मलेरिया में। और एक चीज़ ये ध्यान रखें, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, ठीक है, तो बीमार व्यक्ति में किसकी संख्या बढ़ जाती है, तो WBC की संख्या जो है बीमार व्यक्ति में बढ़ जाती है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। तो मलेरिया रोग का जो वाहक है वो है मादा एनीफिलीज। ठीक है, मलेरिया का वाहक है। और इससे जो अंग प्रभावित होता है वो आरबीसी या प्लीहा जो है प्रभावित होता है मलेरिया रोग से। और जो है ब्लैक फंगस जो है उसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ये चीज़ें चली हैं, तो उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो क्षय रोग है, यानी कि तपेदिक जिसको बोलते हैं, तो उसको और किन किन नामों से जानते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तपेदिक जो है वो टीबी को ही कहते हैं। जो टीबी रोग था उसको तपेदिक भी कहते हैं, उसको क्षय रोग भी कहते हैं, उसको राक्समा भी कहते हैं। ठीक है, राक्समा इस तरह से लिखेंगे, देखें, काधी बनेगी, ठीक है, फिर सा बनेगी और माँ में बड़ा की माता, यानी राक्समा लिखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्षय रोग, तपेदिक, टीबी और राक्समा, इतनी सारी चीज़ें इसको कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पीछे से साउंड आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ जो है आप थोड़ी सी ये जान लें, जो आवाज़ है, साउंड पीछे से आ रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। एक लास्ट पॉइंट जो है आप थोड़ा सा नोट कर लें, इसको PDF में शायद रह गया है कहीं पे, क्योंकि अभी तक पूरी PDF हो गई, उसमें वो चीज़ नहीं आई। तो यहाँ पर आप नोट कर लें कि अगर क्वेश्चन आता है 13वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से कौन सा रोग होता है या कौन सा सिंड्रोम होता है, तो वो आप नोट कर लें, 13वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से पटाउ सिंड्रोम नामक रोग होता है। ठीक है, तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से पटाउ सिंड्रोम रोग होता है। और 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से जो रोग होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये शायद 21वें गुणसूत्र वाला जो है रीट के एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आप ध्यान रखें, 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से डाउन सिंड्रोम होता है और 13वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से जो रोग होता है वो होता है पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट के एग्जाम्स में अभी हाल ही में ये पूछा गया है 21वें गुणसूत्र वाला, तो आप इसको नोट कर लें। 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से जो रोग होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम, और 13वें गुणसूत्र की जो ट्रायसोमी से जो रोग होता है वो होता है पटाउ सिंड्रोम रोग। और सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम कोई रोग नहीं होता है, सिंड्रोम कहते हैं रोगों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, सिंड्रोम का मीन्स क्या होता है, सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों का समूह। सिंड्रोम कोई एक रोग नहीं होता है, रोगों का समूह जो होता है उसको सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि
एड्स क्या होता है, वो भी एक सिंड्रोम है। उसमें क्या हो जाता है, उसमें मतलब जो बीमारी लगती है वो ठीक होती ही नहीं है, अगली लग जाती है वो भी ठीक नहीं होती, फिर तीसरी लग जाती है वो भी ठीक नहीं होती, यानी रोग पर रोग होते चले जाते हैं। तो सिंड्रोम वही होता है। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है अगर पूछा जाए आपसे, तो सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों का समूह, यानी सिंड्रोम कोई एक रोग नहीं होता है, ठीक है। तो सिंड्रोम कोई रोग नहीं होता है, सिंड्रोम कहते हैं रोगों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। तो जैसे कि एड्स है, ठीक है, वो भी एक सिंड्रोम ही है, ठीक है। तो और जो है आप ये जो है 13वें और 21वें ये दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से जो रोग होता है वो पेटाउ सिंड्रोम रोग होता है, और 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से जो रोग होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर जो है नोट कर लें। इसके अलावा अगर रोग से रिलेटेड मुझे कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगेगा, कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगेगा, अगर इतना बड़ा वीडियो नहीं भी बन पा रहा होगा तो चाहे वो 1-2 मिनट का ही हो, शॉर्ट वीडियो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। बट मुझे लगता है आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तो काफ़ी पढ़ लिया, फिर भी एग्ज़ाम तक देखती हूँ आपको कुछ और मुझे रोग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लगेगा, उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल ये जो आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। कुछ भी और 2-4 क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो वो किसी और वीडियो में मैं बता दूंगी आपको, तो आप वो जो है उसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।